एपिसोड 184 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा जान और हुनियो था ना, उन दोनों के बीच में फाइट छिड़ जाती है, लेकिन हमारा जान चलता है तो हुनियो को एक ही अटैक में पछाड़ देता है। अब इससे पहले हमारा जान हून क्लैन को पूरी तरह से, मतलब कि हून क्लैन के लोगों को यहाँ से पूरी तरह से खत्म करने वाला ही होता है, तभी इस बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के पेड़ से सरसराने की आवाज आती है और जो जगह थी ना, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर नायान अभी तक जान और यूनियन के बाहर आने का इंतजार कर रही होती है और अब आगे। अब इतने में हमें नायान को बताया जाता है, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, मतलब कि नायान का ग्रुप अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो पिछले 1 महीने से यहाँ पर बैठकर जान की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन 1 महीने बाद अचानक इस बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष में हलचल होती है और हलचल होने के बाद इस बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से रोशनी निकलती है और इस रोशनी में से बहुत सारी आवृत्तियां बाहर जानकर पड़ती हैं, धड़ाक, मतलब कि इस प्रकाश में से बहुत सारी आवृत्तियां निकल आती हैं। अब जैसे ये आवृत्तियां निकलती है ना, और नायान उन लोगों को देखती है जो यहाँ पर फिलहाल ही निकल कर आए हैं इस रोशनी में से, तो उसका दिल प्रसन्नता से भर जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि आखिरकार टीचर और जान तुम यहाँ पर आ ही गए। और वहीं गुकिंग यान को बताया जाता है, जो कि इस बोधिसत्व वृक्ष से बाहर निकलने के बाद वहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। हालांकि यहाँ पर गुकिंग यान को प्रसन्नता तो हो रही होती है, लेकिन उसके दिल में ये हमेशा खौफ अब छप चुका है कि बोधिसत्व वृक्ष ने उन्हें किस प्रकार से अपने ही भ्रम में फंसा दिया था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर एक राहत की सांस लेता है। भले ही इन सभी के लिए सिर्फ 1 महीना बीता हो, लेकिन हमारे जान के लिए एक महीना बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हमारे जान ने इस 1 महीने में सैकड़ों पुनर्जन्म का अनुभव किया था। हालांकि बोधिसत्व वृक्ष ने हमारे जान को जो पावर दी थी ना, उसे हमारे जान ने ग्रहण कर पूरी तरह से दबा दिया था। इसलिए हमारे जान की पावर ज्यादा तो नहीं बढ़ी थी, मतलब कि डाउ शैंग लेवल तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर भी हमारे जान को काफी कुछ प्राप्त हो गया था। ठीक है, अब जैसे सभी व्यक्ति, मतलब कि सभी लोग जब बोधिसत्व वृक्ष से बाहर फेंक दिए जाते हैं ना, तो बोधिसत्व वृक्ष चलता है तो वहाँ पर कांपने लगता है। अब कांपते कांपते बोधिसत्व वृक्ष के नीचे से रोशनी निकलती है और बोधिसत्व वृक्ष जमीन के अंदर जाने लगता है और धीरे धीरे एक समय बाद बोधिसत्व वृक्ष पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाता है। और हाँ यार, इसमें पहली बार पृथ्वी लिखा आया है, नहीं हमेशा दुनिया और पता नहीं क्या क्या लिखा आता था। अब जैसे बोधिसत्व वृक्ष जमीन के अंदर जा रहा था ना, तो यहाँ पर सभी लोगों के हृदय कांप जाते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बोधिसत्व वृक्ष को कोई डाउ शैंग लेवल का बंदा भी नहीं ढूंढ सकता अगर बोधिसत्व पेड़ जमीन के अंदर चला गया तो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बोधिसत्व वृक्ष को अब कोई भी इंसान तभी देख सकता है जब वो दोबारा से इस जमीन पर प्रकट होगा, और पता नहीं ये कितने हजारों सालों बाद प्रकट होगा। अब इतने में बोधिसत्व वृक्ष को, पेड़ को जमीन के अंदर जाते हुए वहाँ पर गुकिंग यान कहने लगता है कि हमें दुर्भाग्य से बोधिसत्व हृदय प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कि नहीं मिला। अब जैसे हमारा जान गुकिंग यान के शब्द सुनता है ना, तो हमारा जान मुस्कुराने लगता है। अब इतने में जान चलता है तो हमारा जान अपने सीने पे हाथ रखता है, जहाँ पर एक रोशनी चमक रही होती है, और ये रोशनी और कोई नहीं बल्कि बोधिसत्व हृदय होता है। लेकिन हमारे जान ने अभी तक इसे रिफाइन नहीं किया है, मतलब कि शायद इस हृदय को अभी हमारे जान ने शक्ति के रूप में नहीं बदला है। लेकिन हमारा जान अच्छी तरह से जानता है कि अगर हमारा जान इस हृदय को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लेता है तो हमारा जान डाउ शैंग लेवल पर पहुंच जाएगा। लेकिन अब इतने में हमारा जान बोधिसत्व पेड़ को जमीन में जाते हुए देखकर वहां पर बोधिसत्व पेड़ से कहता है कि भाई बोधिसत्व, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पता नहीं हम भविष्य में मिल पाएंगे या फिर नहीं। हालांकि हमारा जान यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर इस बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के पास एक सच्ची बुद्धि होती तो हमारा जान इससे इस प्रकार की, मतलब कि इस बोधिसत्व वृक्ष से इस प्रकार की सहायता मांग सकता था जो कि इस दुनिया में किसी के पास नहीं थी। अब धीरे धीरे बोधिसत्व वृक्ष चलता है तो सबकी आंखों के सामने जमीन के अंदर चला जाता है, और वहीं जान इस बोधिसत्व पेड़ को जमीन के अंदर जाता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे ये बोधिसत्व पेड़ पूरी तरह से यहाँ से गायब होता है ना, तो जान आस-पास देखने लगता है। अब जैसे हमारा जान आस-पास देखता है तो उसे दिखता है कि आस-पास में मानो किसी ने पावरफुल सील चढ़ा दी हो, मानो आस-पास का स्थान एकदम जेल की तरह बन गया हो। अब जैसे हमारा जान ये महसूस करता है कि आस-पास का स्थान एकदम बंद हो गया है, तो हमारा जान चलता है तो जीव फैन, मतलब कि फिनिक्स जनजाति की उस रंगीन आंखों वाले आदमी की ओर दिखने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम फिनिक्स जनजाति का अगला लीडर नहीं बनना चाहते, क्या तुम यहीं पर मरना चाहते हो। और भाई साहब, जब जीव फैन वहां पर जान की ऐसी आवाज सुनता है ना, तो उसके दिल में एकदम डर फैल जाता है। और हाँ, ये आस-पास का स्थान जिसने लॉक किया था ना, यहाँ पर एक जेल बनाई थी, सबको यहाँ पर कैद कर लिया था, वो जीव फैन होता है। अब जैसे जीव फैन जान की ऐसी धमकी भरी आवाज सुनता है ना, तो जीव फैन चलता है तो तुरंत हुनियो की ओर दिखता है और हुनियो से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो।
और भाई जूही पेन की ऐसी बातें सुनकर हुनियो मुस्कुराता है। अब इतने में हुनियो चलता है तो ये किताब टाइप का कुछ निकालता है। अब जैसे ये किताब निकालता है तो हुनियो चलता है तो इस स्क्रॉल को तोड़ देता है, मतलब कि इस किताब को तोड़ देता है। अब जैसे ये किताब टूटती है ना तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने लगता है। और भाई साहब जैसे हमारा जान उस पोर्टल को ओपन होते हुए देखता है तो हमारा जान चलता है, मतलब कि वहां पर सोचने लगता है कि हुनियो अभी भी ये ठीक तरह से नहीं सुधरा है, अभी भी ये अपने क्लैन के मेंबरों को यहाँ पर बुलाना चाहता है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो एक फ्लेम का अटैक बनाता है और इस पोर्टल की ओपन कर देता है, मतलब कि पोर्टल की ओर कर देता है। अब जैसे हमारे फ्लेम का अटैक, मतलब कि जान का अटैक इस पोर्टल में लगने वाला होता है, तभी ये पोर्टल पूरी तरह से खुल जाता है और इस पोर्टल से एक हाथ निकल कर आता है। अब जैसे ये हाथ निकल कर आता है ना बाहर, तो ये हमारे जान के फ्लेम वाले अटैक को ऐसे ही पकड़ लेता है। अब जैसे ये फ्लेम का अटैक इस आदमी के हाथ में जाता है ना तो ये फ्लेम का अटैक यहाँ पर एक ही बार में नष्ट हो जाता है। और भाई साहब जैसे ये आदमी जो इस पोर्टल से बाहर निकलने वाला होता है अपने हाथ से ही सिर्फ जान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, तो यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर कहने लगते हैं कि बानसेंग लेवल। अब यहाँ पर ये लोग ऐसा कहते हैं, तभी यहाँ पर कोई खांसता है और खांसने के बाद वहाँ पर हुनियो से कहता है कि हुनियो आप भी इस जियो कबीले के लड़के को खत्म नहीं कर सके। अब जैसे ये आवाज आती है ना तो इस पोर्टल से एक बुड्ढा बाहर निकल कर आता है जिसने भूरे सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और तो और ये बुड्ढा टेढ़ा लग रहा था और तो और इस बुड्ढे के हाथों में एक कंकाल नुमा छड़ी भी थी और तो और इस बुड्ढे की दोनों आंखें गहरे हरे रंग की थी। अब जैसे यहाँ पर हुनियो इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वहाँ पर हुनियो चलता है तो वो भी इस बुड्ढे से कहने लगता है कि एक घटना हो गई है। ये लड़का है ना, इसने बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के नीचे 1 महीने ट्रेनिंग कर लिया है, मतलब ट्रेनिंग ले ली है, इसलिए उसकी ताकत 2 डाउ जोंग के 9 स्टार के 9 स्टार ऊपर से मतलब कि ज्यादा पहुंच चुकी है। और तो और इसके अलावा इसके हाथों में अभी भी बोधिसत्व बीज है, इसलिए मुझे आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। और हाँ, ये अभी वाले बुड्ढा आया है ना, इसका नाम है गु यू। और हाँ, आगे गु नाम है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये गु क्लेंस है, ठीक है, इसका नाम ही गु यू है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा जो यहाँ पर आया था ना, वो उन्हीं की ऐसी बातें सुनता है कि हमारी जान ने 1 महीना बोधिसत्व वृक्ष के नीचे ट्रेनिंग कर लिया है और तो और उसके पास बोधिसत्व वृक्ष के बीज भी हैं। तो ये थोड़ा हैरान हो जाता है और वहाँ पर हमारे जान की ओर देखकर कहने लगता है कि आपकी किस्मत वास्तव में बहुत ही अच्छी है। अब जैसे हमारे जान उस बुड्ढी की ऐसी बातें सुनता है ना तो हमारे जान थोड़ा हैरान हो जाता है और वो मन में सोचने लगता है कि आज सच में हमारे जान की लड़ाई एक बानसेंग लेवल वाले बंदे से होने वाली है। और वहीं जब गु हुआ उस बुड्ढे को देखता है ना तो वहाँ पर मतलब कि जो गु क्लेंस है, गु हुआ उस बुड्ढे को देखता है ना तो वहाँ पर गु हुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर कहने लगता है कि इस हरामियों ने अपने कबीले के लोगों को बुला लिया है यहाँ पर। और यहीं गु हुआ की ऐसी बातें सुनकर गु किंग यान भी चलता है तो वो भी अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक पेपर टाइप का कुछ निकालता है, मतलब कि यहाँ पर खर्रा लिखा है, ठीक है, खर्रा निकालता है और इसे तोड़ देता है। अब जैसे गु किंग यान इस खर्रे को तोड़ता है ना तो यहाँ पर कोई भी पोर्टल ओपन नहीं होता और पोर्टल ओपन ना होते हुए देखकर यहाँ पर गु किंग यान थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में की वहाँ पर आवाज आती है कि ये सब कुछ करना एकदम बेकार है क्योंकि फिनिक्स जनजाति के उस रंगीन आंखों वाले आदमी के द्वारा पहले ही इस स्थान को सील कर दिया गया है। उसकी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हो सकता। अब भाई ये बुड्ढा जो कि अभी हाल हून कबीले की ओर से आया है ना, जब जान से अपनी नजर हटाता है ना तो उसकी नजर यूनार गु किंग यान और गु कबीले के बाकी लोगों पर पड़ती है। अब जैसे यहाँ पर गु कबीले के लोगों को देखता है ना तो वहाँ पर कहने लगता है कि अच्छा यहाँ पर गु कबीले के लोग भी आए हैं। और भाई साहब एक गु यू कहता ही है, तभी वहाँ पर हुनियो चलता है तो वहाँ पर गु यू से कहने लगता है कि एल्डर गु यू इंतजार बिल्कुल भी ना करें, समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, अगर हमें देरी हुई तो हो सकता है कि चीजें बदल जाए और तो और हमें जान को पकड़ना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर गु यू हुनियो की ऐसी बातें सुनता है ना तो वहाँ पर वो हुनियो से कहने लगता है कि आपको मेरी बूढ़ी हड्डियों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और तो और यहाँ पर मैं बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए आया हूँ, सॉरी। अब जैसे यहाँ पर गु यू हुनियो की ऐसी बातें सुनता है ना तो गु यू चलता है तो वो तुरंत आगे बढ़ने लगता है क्योंकि गु यू अच्छी तरह से जानता है कि अगर फालतू का समय बर्बाद हुआ तो चीजें बदल सकती हैं। इसलिए गु यू तुरंत आगे बढ़ता है और हमारे जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर एकदम क्रूर मुस्कुराहट भी आ जाती है। अब इतने में गु यू चलता है तो यहाँ पर जान से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं है कि जियो कबीला अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी तुम्हारे जैसा किसी योद्धा को जन्म दे सकता है। मुझे पता नहीं कि तुम इस लेवल पर कैसे पहुंचे, लेकिन जो भी हो आजकल तुम्हारा नाम मेरे हून कबीले में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। अब जैसे ही हमारा जान वहाँ पर गु यू की बात सुनता है ना तो हमारा जान गु यू के शरीर से जो शक्तियां निकल रही थी ना और उसकी शक्तियों को दबा रही थी वो महसूस करने लगता है। हालांकि भले ही हमारा जान 2 डाउ जोंग के 9 स्टार की पीक पर है, लेकिन बानसेंग लेवल एक अलग ही लेवल है, इसलिए शायद हमारा जान फिलहाल के लिए उससे इतना अच्छा मुकाबला नहीं कर सकता। अब इतने में यहाँ पर ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर हमारे जान से कहने लगता है कि मेरा नाम
मतलब कि मुझे हून क्लैन में गुयू के नाम से जाना जाता है। बेशक आप इस नाम से मुझे न जानते हो, लेकिन मेरा एक और नाम है। लोग मुझे दूसरा ट्यांग जोंग के नाम से भी जानते हैं। शायद मेरे इस नाम से आप परिचित हो। अब जैसे हमारा जान वहाँ पर गुयू की ऐसी बातें सुनता है कि दूसरा ट्यांग जोंग, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है कि गुयू नाम का आदमी वास्तव में होल ऑफ सोल का दूसरा ट्यांग जोंग था। हालांकि फिर हमारा जान यहाँ पर सोचने लगता है कि ये सामने वाला बुढ़ा दूसरा ट्यांग जोंग है, तो पहला ट्यांग जोंग जरूर डाउ शेंग लेवल पर पहुंच गया होगा। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहले ट्यांग जोंग के बारे में सोचता है ना, तो हमारा जान का दिल थोड़ा डूब जाता है और हून क्लैन के बारे में सोचने लगता है कि हून क्लैन की शक्ति वास्तव में बहुत ही ज्यादा है। अगर किसी के पास डाउ शेंग लेवल की पावर नहीं है तो शायद वो हून क्लैन से अपनी रक्षा कर ही नहीं सकता। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान सोचने लगता है कि एक बार ये मामला खत्म हो जाए तो मैं बोधिसत्व हृदय को परिकृष्ट कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं एक बार वांग शेंग लेवल से आ गए, मतलब कि डाउ शेंग लेवल पर पहुंच गया, तो शायद मुझे होल ऑफ सोल से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारा जान सोच ही रहा होता है, तभी ये गुयू चलता है तो वहाँ पर पहले खांसता है और फिर इसके बाद हमारे जान से कहने लगता है कि अब परिचित होना बहुत हुआ, मतलब कि परिचय बहुत दे दिया। अब मुझे आप सीधी तरीके से बताएं कि आप मेरे साथ आराम से भली भांति हून क्लैन में चलेंगे या लड़ने के बाद चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान गुयू की बात सुनता है ना, तो हमारे जान का शरीर कांप उठता है। लेकिन अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपने पीछे, मतलब कि पीठ के पीछे हड्डियों के पंखों को निकालता है, और वहीं जैसे ही हमारे जान की पीठ से हड्डियों के पंख निकलते हैं तो फिनिक्स जनजाति के जो लोग थे ना, उन पंखों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है और तो और फिनिक्स जनजाति के सभी लोगों को एक परिचित एहसास भी होने लगता है। लेकिन हमारा जान चलता है तो फिनिक्स जनजाति के सारे लोगों को एकदम नजरअंदाज कर देता है, उन्हें कचरे की जैसे नजरअंदाज कर देता है। इतने में अब हमारा जान चलता है तो यूनर की ओर देखता है और यूनर से कहने लगता है कि क्या तुम इस बुड्ढे को थोड़े समय के लिए रोक सकती हो। और वहीं यूनर चलती है तो जॉन का सवाल सुनकर अपना सिर हिलाती है। अब सिर हिलाने के बाद यूनर चलती है तो जॉन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब इतने में यूनर अपने हाथों में कुछ सील बनाती है और उसके सील बनाती यूनर के माथे से पहली बार, मतलब कि शायद हमारे लिए पहली बार अपने टैटू को बना लेती है अपने माथे पर। अब जैसे यूनर के माथे पर टैटू दिखने लगता है ना, तो यूनर की शक्तियां चलती हैं तो वो बढ़ने लगती हैं। अब इतने में यूनर चलती है तो अपने दोनों हाथों में गोल्डन कलर की रोशनी को ले आती है। अब जैसे यूनर अपने दोनों हाथों में रोशनी को ले आती है और अपने माथे पर अपने टैटू को भी बुला लेती है, तो वहाँ पर हमारा जान जोर से चिल्लाकर कहता है कि सावधान रहना इससे। अब यह कहकर हमारा जान चलता है तो तुरंत पीछे हटने लगता है। अब पीछे हटने के बाद हमारे जान के हाथों में 5 प्रकार की हेवनली फ्लेम आ जाती हैं, क्योंकि हमारा जान समझ जाता है कि अगर उसे गुयू को हराना है तो जान को सबसे पावरफुल अटैक करना होगा उस पर। और वहीं दूसरी साइड जब गुयू हमारे जान को पीछे हटते हुए देखता है और उसके पास 5 प्रकार की हेवनली फ्लेम देखता है, तो वो चिंता नहीं करता, क्योंकि उसने सुना है कि जान के पास 4 प्रकार की हेवनली फ्लेमें हैं। लेकिन अब इतने में गुयू चलता है तो यहाँ पर जान से कहने लगता है कि क्या आप दोबारा से हेवनली फ्लेम को आपस में मिलाने वाले हैं? मैंने इसके बारे में सुना है कि आप 4 प्रकार की हेवनली फ्लेम को एक साथ मिला सकते हो। और तो और ये मेरी हून कबीले में अफवाह भी है, मतलब कि कहानी भी है कि आपकी इन 4 हेवनली फ्लेमों के मिलाने के कारण मेरे हून कबीले के बहुत सारे लोग असफल हो गए हैं आपको पकड़ने में। लेकिन अब इतने में गुयू चलता है तो जान के ऊपर से अपनी नजर को हटा लेता है और वो यूनर को देखने लगता है। अब जैसे ही गुयू यूनर को देखता है ना, तो वहाँ पर यूनर के बारे में सोचने लगता है कि मैंने सुना है कि यूनर गू कबीले की सबसे उच्च क्वालिटी की ब्लड लाइन की मालिक है, लेकिन अफसोस फिलहाल के लिए तुम इतनी पावरफुल नहीं हुई हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। और भाई साहब यह कहते हैं गुयू के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है, वो भी एकदम ठंडी। अब जैसे ये गुयू मुस्कुराता है ना, तो ये अचानक यहाँ से गायब हो जाता है। और वहीं यूनर जब गुयू को ऐसे गायब होते हुए देखती है ना, तो यूनर चलती है तो वो भी अपने हाथों में गोल्डन कलर की रोशनी को लाकर एक खाली जगह पर मार देती है। अब जैसे यूनर का हमला यहाँ पर खाली जगह पर पड़ता है ना, तो यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट हो जाता है जो कि टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होता है। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है और वो एक दिखता है कि यूनर ने उससे देख लिया है, तो वहाँ पर यूनर के बारे में वो तारीफ करने लगता है कि आप सच में गू कबीले की सबसे उच्च ब्लड लाइन रखने के काबिल हो। और भाई साहब यह कहती है अब गुयू चलता है तो वो यूनर के ऊपर एक हथेली से प्रहार कर देता है। और भाई यूनर भी उस हथेली को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना, तो यूनर चलती है तो वो भी अपनी हथेली से गुयू की हथेली पर प्रहार कर देती है। अब दोनों हमले जब आपस में टकराते हैं ना, तो गुयू तो बिल्कुल भी पीछे नहीं उठता, लेकिन हमारे यूनर के मुंह से एक चीख निकल जाती है जो कि दर्द से भरी होती है। और अब इतने में यूनर चलती है तो थोड़ी पीछे हट जाती है, मतलब कि लड़खड़ाते हुए पीछे हट जाती है। अब इतने में यूनर चलती है तो दोबारा से संभलती है, मतलब कि अपने पैरों को स्थित करती है और दोबारा से पहले जैसे खड़ी हो जाती है। लेकिन अब इतने में यूनर चलती है तो अपने हाथों से सील बनाती है। उसके हाथ ऐसा सील बनाने लगते हैं मानो किसी वो कमल टाइप की
सील बना रही हो, मानो उसके हाथ कमल के जैसे घूम रहे हो। अब जैसे हमारी यूनर ये सील बनाती है ना, तो यूनर के शरीर से सुनहरे कलर की रोशनी निकलने लगती है और वो चारों तरफ फैलने लगती है। और आस-पास में जैसे ये रोशनी फैलती है ना, तो आस-पास का माहौल एकदम ज्वालामुखी के समान हो जाता है। और भाई साहब जैसे ही गुयू यहाँ पर हमारी यूनर के फ्लेम से, मतलब कि यूनर के शरीर से रोशनी निकलती हुई दिखता है, गोल्डन कलर की रोशनी निकलती हुई दिखता है, तो उसका चेहरा एकदम सदमे के मारे भर जाता है और वहाँ पर वो जोर से चिल्लाकर कहता है, स्वर्ण सम्राट भस्म करने वाली ज्वाला। मतलब कि जैसे ही यहाँ पर गुयू इस फ्लेम को दिखता है ना, तो वो पहचान जाता है कि ये फ्लेम तो चौथे नंबर की सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम है, जो कि गू कबीले की खानदानी धरोहर है। इस लड़की ने इस फ्लेम को भी अपने बस में कर लिया। अब इतने में हमें इस आसमान को बताया जाता है, जो कि यूनर की फ्लेम के कारण पूरा का पूरा आसमान आग में तब्दील हो गया था। अब इतने में हमें इस हेवनली फ्लेम के बारे में बताया जाता है कि ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में चौथे नंबर पर आती है। हालांकि यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये चौथे नंबर की फ्लेम तीसरे नंबर की फ्लेम से ज्यादा पावरफुल नहीं थी, क्योंकि तीसरे नंबर की फ्लेम को बहुत ही ज्यादा रहस्यमय माना जाता है, लेकिन एक चौथे नंबर की फ्लेम भी बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। इसे आसानी से हर कोई भस्म नहीं कर सकता। और तो और ये गू कबीले की खानदानी धरोहर है, मतलब कि विरासत है, इसलिए शायद ही गू कबीले में भी कुछ ही लोग होंगे जो इसे भस्म कर सके होंगे। अब भाई साहब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपना कमल बना रहा होता है। अब जैसे हमारा जान यूनर के अंदर से ये चौथे नंबर वाली हेवनली फ्लेम, मतलब कि गोल्डन कलर की रोशनी को निकलते हुए देखता है ना, तो हमारे जान का दिल कांप उठता है। और तो और हमारा जान जो कमल बना रहा था ना, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव आने लगा था, क्योंकि यूनर ने शायद ही हमारे जान को ये वाली हेवनली फ्लेम दिखाई होगी, इसलिए हमारा जान भी इस हेवनली फ्लेम को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। हालांकि हमारे जान को पता है कि यूनर के पास एक पावरफुल हेवनली फ्लेम है, लेकिन हमारे जान को ये पक्का पता नहीं था कि यूनर के पास इस दुनिया की सबसे पावरफुल चौथे नंबर की फ्लेम होगी। हालांकि यहाँ पर हमारा जान मन ही मन में यूनर से थोड़ी देर के लिए जलता है, लेकिन फिर दूसरे पल ही वो अपनी जलापन को दूर कर देता है। अब इतने में हमें इस हेवनली फ्लेम को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। और तो और ये चौथे नंबर की हेवनली फ्लेम है ना, ये बहुत ही ज्यादा उग्र रहती है, मतलब कि गुस्से में रहती है। अब इतने में हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जब भी कोई पावरफुल हेवनली फ्लेम इस दुनिया में आती है ना, तो इस दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। और यही हमारा जान ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो इन सारे ख्यालों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और दोबारा से अपने कमल को बनाने में अपना ध्यान को केंद्रित कर देता है। अब इतने में हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है, मतलब कि गुयू को बताया जाता है, जो कि हमारी यूनर को देख रहा होता है। अब देखने के बाद हमारी यूनर से कहता है कि मैंने सुना है, मतलब कि ये अफवाह है कि ये स्वर्ग सम्राट को भस्म करने वाली ज्वाला है ना, मतलब कि पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन ये चौथे नंबर की हेवनली फ्लेम है ना, मैंने इसके बारे में सुना है कि ये किसी के शरीर की डाउकी को जला सकती है। इसलिए आज ये बुढ़ा, मतलब कि एक बुजुर्ग देखना चाहता है कि ये सच है या फिर झूठ। अब इतने में गुयू यह कहकर अपने कदम आगे बढ़ाता है और एकदम जूनियर के सामने, मतलब कि यूनर के सामने खड़ा हो जाता है। अब इतने में यहाँ पर ये बुढ़ा चलता है, तो यहाँ पर अपनी कर्कश आवाज में यूनर से कहता है कि भले ही आपके पास ये हेवनली फ्लेम है, मतलब कि ये पावरफुल हेवनली फ्लेम है, लेकिन आप अभी इतनी पावरफुल नहीं हुई हो कि इस चौथी नंबर वाली हेवनली फ्लेम को पूरी तरह से उपयोग कर सको। और भाई साहब यह कहती है गुयू चलता है तो अपने हाथ हिलाता है, मतलब कि अपने हाथ में पकड़ी हुई कंकाल की छड़ी को हिलाता है। और भाई साहब कंकाल की छड़ी हिलाते ही चारों तरफ एकदम काला कोहरा छा जाता है। और तो और इस काले कोहरे पर यहाँ पर थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो जाता है। अब जैसे ये काला कोहरा आसमान में जाता है ना, तो जो यूनर की फ्लेम के कारण पिघलता नहीं है और ना ही गायब होता है। इसकी वजह ये बुढ़ा चलता है तो अपने हाथों से इस काले कोहरे को कंट्रोल कर वहाँ पर एक बहुत बड़ा कंकाल बना देता है इस काले कोहरे से। और तो और एक कंकाल था ना जो इस बुड्ढे ने बनाया था काले कोहरे से, ये 10,000 फीट लंबा होता है। और तो और एक कंकाल बुराई के किसी दिव्य कंकाल की तरह लग रहा होता है, जो कि आकाश में खड़ा हुआ होता है। अब जैसे एक कंकाल आसमान में आता है ना, तो इस कंकाल के शरीर से काला कोहरा निकलने लगता है, जिस वजह से आस-पास में जितने भी लोग थे ना, उनके चेहरे बदल जाते हैं। और तो और उनकी आत्मा में भी ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उनकी आत्मा किसी ठंडे तालाब में डुबोई जा रही हो। अब इतने में ये बुड्ढा यहाँ पर चिल्लाकर कहता है, कर्कनेस स्केलेटन किंग। अब भाई साहब जैसे गुयू ये कहता है ना, तो हमें यहाँ पर होनियों को बताया जाता है, जो कि वहाँ पर इस कंकाल को देखकर कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि एल्डर गुयू इस चौथे नंबर की फ्लेम से बहुत डरते हैं, इसलिए उन्होंने इस कंकाल वाली टेक्निक का उपयोग किया है। ये टेक्निक एक टियान क्लास की निम्न स्किल की टेक्निक है। हालांकि इस टेक्निक पर महारत हासिल होने पर ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन जाती है। और तो और कोई भी व्यक्ति इस टेक्निक की सहायता से और अपनी शक्तियों की सहायता से एक बहुत बड़ा कंकाल भी बना सकता है। और तो और एक कंकाल बहुत ही ज्यादा खास होता है। हालांकि अगर इस कंकाल की चपेट में कोई विशेषज्ञ आ गया ना, मतलब कि इस कंकाल से काला कोहरा निकल रहा था, अगर उस कोहरे की चपेट में कोई विशेषज्ञ आ गया ना, तो उस विशेषज्ञ को होगा तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो
जाएगी। और तो और एल्डर गुजू ने इस कंकाल को अपनी बानसेंग लेवल से बनाया है और तो और उन्होंने इस कंकाल में अपनी अधिकतर शक्तियों का उपयोग कर दिया है। इसलिए अब इस कंकाल से किसी बानसेंग लेवल वाले बंदे को भी बचने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहता ही है, तब ये बुढ़ा जिसने एक कंकाल बनाया था ना, अपनी कंकाल वाली छड़ी से इशारा करता है और भाई साहब जैसे ये कंकाल इस बुड्ढे को इशारा करते हुए देखता है ना, तो एक कंकाल तेजी से यूनर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और भाई यूनर जब इस कंकाल को अपनी ओर आते हुए देखती है ना, तो यूनर इस कंकाल को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करती। यूनर चलती है तो तुरंत पीछे हट जाती है। अब इतने में यूनर चलती है तो अपना हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती 100 फुट बड़ी एक हेवनली फ्लेम की ज्वाला बेरहमी से इस कंकाल के हाथ से टकरा जाती है। अब जैसे हमारी यूनर का अटैक और इस कंकाल के हाथ का अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो यहाँ पर सफेद धुआं उठने लगता है, मतलब कि सफेद धुआं फैलने लगता है और तो और इस हाथ से चटचटाने की आवाज भी आने लगती है। अब इतने में यूनर चलती है तो थोड़ा और पीछे हट जाती है, क्योंकि हमारी यूनर अच्छी तरह से जानती है कि एक बानसेंग लेवल वाले बंदे से इतनी आसानी से फाइट नहीं की जा सकती। वो तो अच्छा है कि यूनर को सिर्फ इस बुड्ढे को रोकना है, ना कि उसे हराना है, क्योंकि भले ही हमारी यूनर के पास चौथे नंबर की सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम है, फिर भी इस बुड्ढे को हराना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब इतने में हमारी यूनर चलती है तो पीछे हटने के बाद जो उसने अपने शरीर से गोल्डन कलर की रोशनी निकाली थी ना, और जो आसमान में उपलब्ध थी, यूनर चलती है तो अपने हाथों का इशारा करती है। अब जैसे यूनर का हाथों का इशारा होता है, मतलब कि हाथों में सील बनाती है, तो ये रोशनी आसमान में लहर रही थी ना, ये 10 टुकड़ों में बढ़ जाती है। अब ये 10 टुकड़े चलते हैं तो आसमान से लेकर न जमीन पर फैलने लगते हैं, मतलब कि एक मछली जैसा जाल बना लेते हैं, मतलब कि मछली को पकड़ने वाला जाल बना लेते हैं, जो कि आसमान से लेकर जमीन से मतलब कि जमीन तक था। अब जैसे ये जाल बनता है ना, तो एक कंकाल चलता है तो तेजी से आकर इस जाल के ऊपर एक मुक्का मार देता है। अब जैसे इस काले कंकाल की मुट्ठी जिसके अंदर काला कोरा था इस पर्दे से टकराता है ना, तो पर्दे में भी बहुत सारी लहरें उठने लगती हैं। और भाई साहब यूनर जब इन लहरों को उठती हुई दिखती है ना, तो उसके चेहरे पर मतलब कि थोड़ा अजीब हो जाता है। और फिर क्या, इसी यूनर के अजीब चेहरे के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय। और हाँ, मेरे आप सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिस पर मैं मार्शल यूनिवर्स द ग्रेट रूलर जैसे एनिमी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जाकर उसे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मतलब कि उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो फिर क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।